मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का मंदिर है हमारा प्यारा संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश के भविष्य की दिशा तय। 19 सितंबर 2023 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल, क्योंकि इस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश किया और गणेश चतुर्थी के इस पावन दिन पर संसद के विशेष सत्र यानी स्पेशल सेशन के साथ नए संसद भवन यानी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शुभारंभ किया। पार्लियामेंट के सामान्य 3 सेशंस अर्थात बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र के अलावा सरकार अगर कोई और सेशन बुलाती है तो इस सेशन को स्पेशल सेशन अर्थात विशेष सत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन शब्द का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि अगर किसी विषय पर तत्काल पार्लियामेंट की बैठक की आवश्यकता है तो सरकार की सलाह पर आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के तहत भारत का राष्ट्रपति पार्लियामेंट के विशेष सत्र को बुला सकता है। अब तक देश में कुल 7 बार ही संसद के विशेष सत्र बुलाए गए हैं। अब आपके जहन में कई सारे सवाल होंगे कि आखिर हमें न्यू पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इतना खर्च करने की बजाय ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को अपग्रेड क्यों नहीं कर लिया गया। न्यू पार्लियामेंट में ऐसी क्या खासियत है जो हमारे ओल्ड पार्लियामेंट में नहीं हो सकती थी। अगर न्यू पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का संसद भवन कहेंगे तो ओल्ड पार्लियामेंट का अब क्या होगा। भारत सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पॉलिटिशियंस, इन्वायरमेंटलिस्ट और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स शुरू से ही क्यों क्रिटिसाइज करते आए हैं। भारत के लिए गर्व की बात होते हुए भी नए संसद भवन की नींव रखने अर्थात आधारशिला रखने से लेकर उद्घाटन तक देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इसको असंवैधानिक बताते हुए हर यादगार लम्हे को बाइकआउट क्यों करती आई हैं। ऐसे ही कई और सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। साल 2020 महीना था दिसंबर, जब हमारा देश एक और कोरोना वायरस की मार झेल रहा था। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के चलते अपनों को खो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थीं। सरकार के लॉकडाउन में पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से मजदूरी न मिलने के कारण 7 महीने की गर्भवती महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर गुजरात के सूरत से अपने गांव यूपी के बांदा पहुंच गई, तो कोई अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर सरकार के 3 कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर्स पर हमारे अन्नदाता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 तक 15 किसान अपनी जान गंवा चुके थे। इन सब के बीच हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 दिसंबर 2020 को सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत नए पार्लियामेंट की आधारशिला रखते हैं और कहते हैं, अगर पुराने संसद भवन ने आजादी के बाद के भारत को दिशा दी है तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत बनने का गवाह बनेगा, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट उस समय 971 करोड़ रुपए बताई गई थी। इस फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी का लगभग देश की सभी अपोजिशन पार्टीज ने बाइकआउट किया। कांग्रेस चीफ स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह भारत के इतिहास में दर्ज होगा कि जब अन्नदाता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी नए संसद भवन की आधारशिला रखने में व्यस्त थे। सुरजेवाला ने आगे कहा कि पार्लियामेंट सीमेंट और पत्थर से बनी मात्र कोई इमारत नहीं है, यह लोकतंत्र की कल्पना करता है और संविधान को आत्मसात करता है। यह इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इक्वेलिटी की बात करता है। यह करुणा और सौहार्द है। यह 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इन सभी मूल्यों को कुचलकर बनाई गई इमारत क्या दर्शाती है?
नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। दिल्ली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी 1911 में शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने का ऐलान किया। दिल्ली में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनाने का जिम्मा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया। इन दोनों ने मिलकर सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स आदि आते हैं। 2019 में सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसके तहत सेंट्रल विस्टा के पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रिनोवेट किया जाएगा और कुछ की जगह नई इमारतें बनाई जाएंगी, जिसमें नए संसद भवन का निर्माण शामिल है। जो 971 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया था, वो केवल नए संसद भवन के निर्माण में होने वाला खर्चा है। पूरे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्चा 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका गवाह बना हमारा पुराना संसद भवन, जिसकी आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी, जिसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जैसे महान आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। इस भवन को तैयार करने में 6 साल का समय लगा था और 1927 में बनकर यह तैयार हुआ। शुरुआत में इस भवन को इंपीरियल काउंसिल हाउस के नाम से जाना गया और देश की आजादी के बाद यह हमारे आजाद भारत का संसद भवन बना। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य हमारे देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आजादी के बाद पंडित नेहरू से मोदी तक 17 पीएम इसी संसद भवन से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा चुके हैं। जब संसद भवन की पुरानी गोलाकार बिल्डिंग को ऊपर से देखते हैं तो इसमें 3 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, जो 120 डिग्री के एंगल से एक दूसरे को सेपरेटेड करते हैं। इसमें एक लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी हैं और बीच में सेंट्रल हॉल है, जिसे जॉइंट सिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक इसमें कई अपग्रेडेशन किए जा चुके हैं, लेकिन अब और अपग्रेडेशन कर पाना संभव नहीं है। नंबर 1, नैरो सिटिंग स्पेस फॉर एमपीज, यानी सांसदों के बैठने की संकीर्ण जगह। पुराने संसद भवन में बैठने की वर्तमान संरचना 1971 की जनगणना के आधार पर तैयार किए गए प्रतिनिधित्व पर आधारित है, लेकिन 2026 में परसीमन पर जब रोक हटाई जाएगी तो सांसदों की संख्या मौजूदा 545 से काफी बढ़ने की संभावना है, जिसे पुराने संसद भवन में अकोमोडेट कर पाना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। जब जॉइंट सिटिंग आयोजित की जाती है तो जगह की समस्या बढ़ जाती है। नंबर 2, सेफ्टी कंसर्न्स। पुराना संसद भवन तब बना जब नई दिल्ली भूकंपीय जोन 2 में थी। वर्तमान में नई दिल्ली भूकंपीय जोन 4 में आती है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से नया संसद भवन बनाना अति आवश्यक हो चुका था। नंबर 3, ऑब्सलीट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स, यानी अपर्याप्त संचार संरचनाएं। पुराने संसद भवन में कम्युनिकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी दोनों ऑब्सलीट हैं। सभी हॉल्स में एकॉस्टिक सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जो नामुमकिन था, क्योंकि यह भवन हमारे लिए एक धरोहर है। तोड़फोड़ करने से भवन की सौंदर्यता और कला प्रभावित हो जाती, इसलिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाले संसद भवन की आवश्यकता थी। नंबर 4, डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पुराने संसद भवन में पानी की पाइपलाइनों, सीवर लाइन और अन्य आवश्यक चीजों को लगाने से कई स्थानों पर पानी का रिसाव हो गया, जिससे इमारत के सौंदर्यीकरण पर असर पड़ा है। क्योंकि हमारे लिए पुराना संसद भवन एक स्ट्रक्चर मात्र नहीं है, बल्कि दशकों से देश की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के प्रमाण के रूप में है।
अब से यह भवन संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे संविधान निर्माताओं की याद दिलाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए हुए भारत का नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का एक जीवंत उदाहरण है। नया संसद भवन अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि 21वीं सदी के नए भारत के सपनों को संजे हुए इस भव्य इमारत को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ सिर्फ 29 महीनों में 1200 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ यह शानदार भवन भारत में आर्किटेक्चर चमत्कार का जीता जागता नमूना है। इस नए संसद भवन की सबसे खास बात है सभी धर्मों की संस्कृति को समाये हुए इसका ट्रायंगुलर डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिहाज से बनाया गया है। साथ ही ये भवन भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। वहीं इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है और इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। यह भवन 4 मंजिला है। इसमें प्रवेश करने के लिए कुल 6 एंट्रेंस गेट अर्थात द्वार बनाए गए हैं। पहला गज द्वार, जो बुद्धि और संपदा को दर्शाता है। दूसरा अश्वद्वार, जहां घोड़े की प्रतिमा लगाई गई है, जो ताकत और मजबूती को दर्शाता है। तीसरा गरुड़ द्वार, गरुड़ जिसे भगवान विष्णु की सवारी बताया जाता है और यह शासन के प्रति लोगों की उम्मीदों का प्रतीक माना जाता है। चौथा मकर द्वार, यह द्वार यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है। पांचवा शार्दुल द्वार, यहाँ शेर की प्रतिमा बनाई गई है और यह शक्ति का प्रतीक है। छठा हंस द्वार, जो विवेक और आत्मज्ञान को बताता है। इसमें एक एंट्रेंस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए होगा, दूसरा एंट्रेंस लोकसभा के स्पीकर के लिए, तीसरा एंट्रेंस राज्यसभा के चेयरपर्सन के लिए और अगला चौथा एंट्रेंस सभी एमपीज के प्रवेश के लिए होगा। बाकी बचे हुए 2 एंट्रेंस पब्लिक के लिए होंगे। नए पार्लियामेंट में बैठने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। इसके लोकसभा चैम्बर में वर्तमान के 543 के बजाय 888 सीटें हैं। ज्वाइंट सीटिंग के लिए लोकसभा चैम्बर में 1272 सीटें हैं। ये चैम्बर राष्ट्र पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। वहीं राज्यसभा चैम्बर में अब 245 की बजाय 384 सीटें हैं। ये चैम्बर हमारे राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। इसके अलावा नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिसेज बनाए गए हैं, जिसमें कमेटी रूम, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और पीएम ऑफिस आदि शामिल हैं। लोकतंत्र को नया आयाम देने वाला यह भवन क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी को अपने हर एक हिस्से में संजोए है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखा गया है। वहीं दूसरी ओर आधुनिकता के साथ भारत की विरासतों का संगम भी है। इतना ही नहीं, नया भवन दिव्यांगों के लिए भी अनुकूल है, जिसमें दिव्यांग स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। नए संसद भवन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन संविधान हॉल है, जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसका निर्माण 150 साल तक की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से किया गया है। यह विवाद नए संसद भवन की छत पर बने अशोक स्तंभ से जुड़ा है। विपक्ष की ओर से दावा किया गया कि नया स्तंभ मूल अशोक स्तंभ की आकृति में छेड़छाड़ करके बनाया गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में जो शेर हैं वो शांत हैं, उनका मुंह बंद है, जबकि नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे क्रिटिसाइज करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि अब हम सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते की ओर जा रहे हैं। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने द वायर में दिए इंटरव्यू में कहा कि वे प्रोटेक्टिव लॉइन की बजाय अग्रेसिव लॉइंस लग रहे हैं। वर्तमान मूर्ति क्रोध और बेचैनी को दर्शाती है। नए एम्बलम और सारनाथ में मौजूद एम्बलम के बीच क्लियर कट अंतर दिखाई देता है। फेमस हिस्टोरियन हरबंस मुखिया ने अपने इंटरव्यू में कहा कि शेरों को आक्रामक माना जाता है, लेकिन ओरिजिनल अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक नहीं हैं। वे शांति और सुरक्षा का संदेश देते हैं
और सौम्य प्रकार के शेर हैं। नए शेरों में दांत अधिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दांत दिखाना आक्रामकता का एक मजबूत संकेत है जो आक्रामक राष्ट्रवाद को दर्शाता है, जिसे जानबूझकर चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह शासन किस प्रकार का संदेश देना चाह रहा है? क्या आप भारत को एक शांतिपूर्ण राष्ट्र से आक्रामक राष्ट्र में बदल रहे हैं? इन सभी क्रिटिक्स को जवाब देते हुए महेंद्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा कि दोनों मूर्तियों को बनाने वाले कलाकारों में लगभग 2500 साल से अधिक का अंतर है, इसलिए शिल्प कौशल स्पष्ट रूप से भिन्न होगा। यह कार्बन कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी दो कलाकृतियां एक जैसी नहीं होती। सरकार ने सभी एलिगेशंस को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को डिस्टॉर्ट करने की एकमात्र कोशिश है। 28 मई 2023 देश के नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख तय की गई। तारीख के ऐलान के साथ ही एक के बाद एक विवाद छिड़ते चले गए। पहला विवाद उद्घाटन की तारीख 28 मई को लेकर हुआ, क्योंकि इस डेट को बीडी सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है। मोदी सरकार सावरकर को महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बताती है, जबकि विपक्षी पार्टियां आजादी की लड़ाई में उनके योगदान पर सवाल उठाती हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने अपने एक ट्वीट में कहा, इट्स अ कंप्लीट इंसल्ट ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स। इसके बाद 19 अपोजिशन पार्टीज ने नए भवन के उद्घाटन के इस मेगा इवेंट को बायकॉट करने का फैसला लिया और एक संयुक्त बयान में कहा कि मोदी का नए संसद भवन का उद्घाटन स्वयं करने का निर्णय देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। आर्टिकल 79 का हवाला देते हुए विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है, अर्थात राष्ट्रपति मुर्मू के बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय एक अशोभनीय कृत्य है, जो राष्ट्रपति के उच्च पद के अपमान के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करता है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमारा नई इमारत के उद्घाटन में जाने का कोई मूल्य नहीं दिखता। साथ ही साथ 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही लोकसभा चैम्बर में स्पीकर के पोडियम के पास गोल्डन राजदंड यानी सेंगोल को स्थापित किया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सेंगोल को अंग्रेजों से भारत के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बताया गया था। एक तरह कहा जाए तो सेंगोल को आजादी का प्रतीक बताया गया, जिसे आजादी के पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से स्वीकार किया था। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकला है, जिसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। गृह मंत्री शाह ने आगे बताया कि आजादी से अब तक इसे इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था, जो कि अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता। इसलिए नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे तमिलनाडु के पुजारियों से स्वीकार किया और विधि विधान के साथ लोकसभा चैम्बर में स्पीकर के पोडियम के पास स्थापित किया। सेंगोल, जिसकी लंबाई करीब 5 फीट होती है, यह सोने व चांदी से निर्मित होता है, जिसके शीर्ष पर न्याय और निष्पक्षता के प्रतीक नंदी की प्रतिमा बनी होती है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने यह क्लेम किया कि ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जो सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताता है।
जयराम रमेश ने कहा कि मद्रास प्रांत के एक धार्मिक प्रतिष्ठान में अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह राजदंड सौंपा, लेकिन इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित नहीं किया गया था। ये केवल तमिलनाडु राज्य को साधने के लिए बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा मात्र है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।